हेलो एंड वेलकम बैक अगेन टू अनदर वीडियो। आज हमारे पास ये जो वीडियो है मैथमेटिक्स क्लास 12th केस स्टडी के ऊपर में है। अभी तक इससे पहले जो भी वीडियोस हमारे पास थे केस स्टडी के, वो हमारे पास क्लास 10th मैथमेटिक्स के ऊपर में थे। ये जो वीडियो है ये पहला वीडियो हमारे पास है केस स्टडी का क्लास 12th मैथमेटिक्स के ऊपर में। जैसा कि आपको मालूम है कि इस करंट एकेडमिक कैलेंडर के अंदर में जो अभी हमारे पास चल रहा है, इस एकेडमिक कैलेंडर के अंदर में दो क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 एंड क्वेश्चन नंबर 18 12th बोर्ड के अंदर में हमारे पास होंगे केस स्टडी बेस्ड। केस स्टडी बेसिकली कुछ खास नहीं है, किसी पर्टिकुलर हमारे पास टॉपिक के ऊपर में एक सिचुएशन दे रखी होगी, एक थोड़ा सा पैराग्राफ दे रखा होगा। वो पैराग्राफ आपके ही हमारे पास टॉपिक्स है, जो आपके मैथ्स के टॉपिक्स हैं, उसी टॉपिक से रिलेट कर रहा होगा और उसके ऊपर में बेस्ड कुछ क्वेश्चंस होंगे जो हमें उसके आंसर्स देने हैं। 5 क्वेश्चंस होंगे एमसीक्यू के हमारे पास, उन पाँचों में से किसी भी 4 का आपको आंसर देना है। ये बिल्कुल भी कंपल्सरी नहीं है कि वो 4 के चारों सीक्वेंस में हों, आप कहीं से भी उठा सकते हैं। आप हो सकता है कि लास्ट के 4 कर लें, आप शुरू के 4 कर लें, या फिर पहले 1-2 करें, 3 छोड़ दें, 4-5 करें, कोई से भी 4 क्वेश्चंस के आंसर आपको देने हैं। ठीक है? सीधा हम पहुँचते हैं केस स्टडी के ऊपर में। केस स्टडी आपकी स्क्रीन पे हमारे पास ये रही। केस स्टडी जो ये है सामने आपको स्क्रीन पे दिख रही है, ये केस स्टडी हमारे पास डिपेंड करती है किसके ऊपर में? प्रोबेबिलिटी के ऊपर में। ये तो पहला मेरा हिंट था, अदरवाइज़ आप जब इसको पैराग्राफ को गो थ्रू करेंगे तो आपको अपने आप समझ में आ जाएगा कि इस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर में केस स्टडी है। फटाफट ज़रा हम इसको रीड कर लेते हैं। क्या कहता है कि शॉपकीपर सेल्स 3 टाइप्स ऑफ सीड्स A1, A2 एंड A3, 3 डिफरेंट टाइप के सीड्स को वो सेल करता है। They are sold as a mixture where the proportions are 4:4:2। जो ये 3 टाइप के हमारे पास सीड्स हैं, A1, A2 एंड A3, इन तीनों को वो सिंगल मिक्स करके, मतलब ऐसा नहीं कि तीनों को इंडिविजुअली अलग-अलग पैकेट्स में देता है, वो सिंगल हमारे पास पैकेट के अंदर में देता है और उस पैकेट के अंदर में जो इनका रेशियो होता है, वो होता है 4:4:2। इसका मतलब 4 पार्ट हमारे पास होता है A1, 4 पार्ट होता है A2 और 4 पार्ट आपका क्या होता है, सॉरी 2 पार्ट होता है आपका क्या, A3। ये उस मिक्सचर के अंदर में, जो सीड्स का मिक्सचर है, उस मिक्सचर के अंदर में ये तीनों अलग-अलग टाइप के सीड्स का हमारे पास रेशियो है। आगे दे रखा है द जर्मिनेशन रेशियो ऑफ 3 टाइप्स ऑफ सीड्स इज 45%, 60% एंड 35%। जो ये 3 डिफरेंट टाइप के सीड्स हैं, इसका जर्मिनेशन जो रेशियो है, एक्चुअली में इसने परसेंटेज में दे रखा है। आप चाहे तो इसको फ्रैक्शन में, आप चाहे तो इसको डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं, आप चाहे तो इसको रेशियो में भी ले जा सकते हैं। फिलहाल हमारे पास जो है, हम इसको अभी एज इट इज गो थ्रू कर रहे हैं, जब क्वेश्चन के में सॉल्यूशन में जाएंगे तो उसको हम कर लेंगे। ये हमारे पास क्या कर रहा है, 45%, दैट मीन्स जो A1 टाइप का सीड है उसके जर्मिनेट होने का, उसके ग्रो होने का हमारे पास जो रेट है 45, जो A2 है उसका 60% और जो A3 है उसका हमारे पास कितना है, 35%। उस मिक्सचर के अंदर में तीनों है, आपको एग्जैक्टली नहीं मालूम कि एक सीड आपने उठाया तो किस हमारे पास टाइप वाला होगा और ये जर्मिनेट करेगा या नहीं करेगा, ये क्रॉप में कन्वर्ट होगा या नहीं कन्वर्ट होगा, ये हमारे पास दे रखा है यहाँ पे रेशियो के फॉर्म में। अब ऑन द बेसिस ऑफ जो ऊपर पैराग्राफ है, क्या दे रखा है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। पहला दे रखा है द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल नॉट जर्मिनेट गिवन दैट सीड इज ऑफ टाइप A1। अब पहले तो आपको क्या देखना है कि यहाँ पे ये एग्जैक्टली प्रोबेबिलिटी में किस टॉपिक के ऊपर में है। ये हमारे पास बेस थ्योरम है, ये हमारे पास टोटल प्रोबेबिलिटीज है, या फिर हमारे पास कुछ और। पहले आपको जरा यहाँ पे चेक करना पड़ेगा कि क्या क्या इवेंट्स हैं। यहाँ पे दो टाइप की इवेंट है। एक हमारे पास क्या होगा इवेंट, बैग जो हमारे पास टाइप है वो सिलेक्ट करने का, और एक होगा हमारे पास जर्मिनेट करने का। ठीक है, तो यहाँ पे हम जरा कंसीडर कर लेते हैं। E1 हमारे पास इवेंट ले लेते हैं जो कि A1 टाइप का है, और E2 हमारे पास ले लेते हैं, A1 लिख लेता हूं मैं, ये हमारे पास क्या है A2, और E3 हमारे पास जो है ये A3 टाइप का है। तो जो इसके आने की प्रोबेबिलिटी होगी P ऑफ जो E1 होगा वो कितना आएगा, यहाँ पे इसका जब हम सब करेंगे 10, दैट इज 4 आउट ऑफ 10। एग्जैक्टली इसी तरीके से जब आप P ऑफ E2 निकालेंगे तो 4 आउट ऑफ 10, और इसी तरीके से जब आप P ऑफ E3 निकालेंगे तो ये आपके पास कितना आएगा, 2 आउट ऑफ 10। ये तो हमारे पास इंडिविजुअल इवेंट्स की हो गई, मतलब जो टाइप्स ऑफ सीड्स हैं उसको सेलेक्ट करने की हो गई प्रोबेबिलिटी। अब एक हमारे पास इवेंट हम ले लेते हैं E, जो कि हमारे पास क्या होगा, सीड्स को जर्मिनेशन की जो हमारे प्रोबेबिलिटी है वो, मतलब क्या हमारे पास, इसको E हमारे पास ले लेते हैं, सीड selected will germinate। ठीक है,
अब आपको एग्जैक्टली फाइंड आउट क्या करना है कि पहले हमारा सीड मतलब जर्मिनेट करे, सीड हमारे पास क्या ग्रो करे, वो हमारे पास A1 टाइप का हो या फिर A2 टाइप का हो या फिर आपके पास A3 टाइप का हो। इसी को हम बोलते हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। वो हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है। पहले वाले केस के ऊपर में चलते हैं। यहाँ पे उसने एक वर्ड यूज किया हुआ है विल नॉट जर्मिनेट, दैट मीन्स ये डायरेक्टली नहीं है, ये हमारे उसके नेगेशन की बात करेगा। अब पहले जरा हम निकाल लेते हैं क्या इसकी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी P ऑफ E कंडीशनल E1। मतलब क्या कि आपको जो सीड गिवन है वो जर्मिनेट करे और वो हमारे पास A1 टाइप का हो या फिर इवेंट A1 का हो, दैट मीन्स उसकी कितनी आपको दे रखी है 45%, विच कैन बी रिटन एज 45 अपॉन में 100। एग्जैक्टली इसी तरीके से P ऑफ E कंडीशनल E2 जो आएगा वो आपको पास आएगा 60 अपॉन में 100, और एग्जैक्टली इसी तरीके से P ऑफ जो E कंडीशनल E3 आएगा वो हमारे पास कितना आएगा 35 अपॉन में 100। ये आपने निकाल ली इंडिविजुअल सीड्स के जर्मिनेट होने की प्रोबेबिलिटी। ठीक है, अब पहुंचते हैं क्वेश्चन के ऊपर में। क्वेश्चन क्या कहता है, द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल नॉट जर्मिनेट, ये जर्मिनेट नहीं करेगा। जो आपने यहाँ पे लिखी है ये जर्मिनेशन की प्रोबेबिलिटी है, और क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि नॉट जर्मिनेट, दैट मींस इट्स आस्किंग फॉर द ई नॉट given that the seed is of type A1. That means the question first part is asking P of E naught conditional E1. E naught that means जर्मिनेट वो ना करे, क्या हमारे पास हो कि वो पहले टाइप का हो। पहले टाइप में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो 45% जर्मिनेट करता है, तो कितने परसेंट हमारे पास जर्मिनेट नहीं करता। सिंपल सा काम है 1 माइनस P of E conditional E1, that means 1 minus 45 by 100 which is equals to 55 by 100। जब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हमारे पास आ जाएगा 11 अपॉन में 20। कहाँ पहुंच गए हम, बी पार्ट। ठीक है, कंडीशन को आपको समझना है और उसी समझने के ऊपर में आपको फर्दर करना है सॉल्यूशन। ठीक है, अब जरा आगे चल लेते हैं। हमारे पास नेक्स्ट पार्ट क्या पूछता है, प्रोबेबिलिटी दैट इट विल नॉट जर्मिनेट गिवन दैट द सीड इज ऑफ टाइप A2। सारी कहानी एग्जैक्टली वैसे ही चलेगी जैसे हमारे पास पहले वाले में थी। अब E2 हमारे पास ये है, जर्मिनेट करने की दे रखी है, तो जब आप इसका निकालेंगे सेकंड में तो यह हो जाएगा 1 माइनस P ऑफ E नॉट conditional E2, that means 1 minus 60 upon में 100 which will be equals to 40 upon में 100। जिसको फर्दर आप सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आंसर निकल के हमारे पास आ जाएगा सेकेंड पार्ट का 2 अपॉन में 5। 20 से इसको कैंसिल आउट करेंगे 22 25, तो कौन सा आंसर हो गया हमारे पास, सी। नेक्स्ट दे रखा है द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल नॉट जर्मिनेट गिवन दैट द सीड ऑफ टाइप A3। एग्जैक्टली सेम टू सेम कहानी चल रही है, और अब हम पहुंचे किसके ऊपर में, थर्ड वाले में। वो आपके पास कितना रखा 35, तो जब इसके नॉट का करेंगे तो ये आपके पास कितना हो जाएगा 1 माइनस 35 अपॉन में 100 विच विल कम्स आउट एज 65 अपॉन में 100। इसको 5 से काट देंगे तो 13 अपॉन में क्या आपके पास आएगा 20। कौन सा आंसर आ गया हमारे पास, ए पार्ट। दैट मीन्स तीनों के निगेशन की प्रोबेबिलिटी आपने निकाल ली, तीनों के नॉट जर्मिनेशन की आपने प्रोबेबिलिटी निकाल ली। पहला आपके पास आया 11/20, दूसरा आपके पास आया 2/5 और तीसरा आपके पास आया 13 अपॉन में 20। अब फोर्थ क्या पूछ रहा है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ रैंडमली चूजन सीड टू जर्मिनेट। ऊपर के तीनों पार्ट में इसने पूछा था नॉट जर्मिनेट, अब फोर्थ पार्ट में पूछ रहा है कि जो सीड हमने सेलेक्ट किया वो जर्मिनेट करे। दैट मीन्स अब आपको फाइंड आउट करना है टोटल प्रोबेबिलिटी, और टोटल प्रोबेबिलिटी के लिए सिंपली ईच इवेंट मल्टीप्लाई इट्स प्रोबेबिलिटी। दैट मीन्स P ऑफ E1 इंटू P ऑफ E कंडीशनल E1 प्लस P ऑफ E2 इंटू में P ऑफ E कंडीशनल E2 प्लस P ऑफ E3 इंटू में P ऑफ E कंडीशनल E3। सिंपली आपको ये फाइंड आउट करना है कि तीन के तीनों ही केसेस के अंदर में वो जर्मिनेट करे। P ऑफ E1 4/10, उसके आने की प्रोबेबिलिटी आपने निकाल रखी है कितनी हमारे पास 45/100। सेकेंड हमारे पास E2 अगेन 4/10 इंटू कितना हमारे पास 60/100, प्लस थर्ड पे हम जब जाएंगे तो उसका कितना है 2/10 और उसका आपके पास कितना है 35/100। ये आपके पास वैल्यूज यहाँ पे ऑलरेडी आपने लिख रखी है। अब जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो टोटल सिंप्लीफाई करके हमारे पास ये आएगा 490 अपॉन में 100, सॉरी 1000।
क्योंकि ये 10 और 100 मल्टीप्लाई होगा 1000 आएगा, जिसको आप लिख सकते हैं 49 अपॉन में 100। ये वो प्रोबेबिलिटी है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ रैंडमली चूजन सीड टू जर्मिनेट। जो हमारे पास एक सीड हमने रैंडमली निकाला है उसकी प्रोबेबिलिटी है 49% की वो जर्मिनेट करेगा। आपको केवल 4 पार्ट करने थे तो आप यहाँ पे लाके छोड़ सकते हैं, पर क्योंकि अभी हम इसको डिस्कशन में लेके चल रहे हैं तो हम लास्ट पार्ट भी इसको हैंडल कर लेते हैं। लास्ट पार्ट क्या करता है, कहता है द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज ऑफ टाइप A2, it is of type A2 given that a randomly chosen seed does not germinate। अब यहाँ पे हमारे पास क्या हो गया कि रिवर्स हो गया हमारे पास। रिवर्स का मतलब क्या हुआ कि अब पहले उसने बता दिया कि ये सेकेंड टाइप का है और क्या प्रोबेबिलिटी है कि ये हमारे पास जर्मिनेट ना करे। दैट मीन्स अब थोड़ा सा आपके लिए जो केस है वो बदल जाएगा। अब हमारे पास क्या हो जाएगा, P ऑफ प्रोबेबिलिटी दैट इट इज ऑफ टाइप A2 मतलब E2 गिवन दैट क्या ये हमारे पास जर्मिनेट ना करे। ठीक है, ये हमारे पास E2 टाइप का हो, जो अभी आपने किया था फर्स्ट सेकंड पार्ट के अंदर में, जो आपने फर्स्ट सेकंड पार्ट में किया था, यहां से ये निकाला था पहले, फिर आपने ये निकाला था। इसका निगेशन पार्ट करा है कि दैट मीन्स अब ये कंडीशनल हो गया हमारे पास रिवर्स केस में कि नॉट में आए। तो इसका बहुत कुछ मुश्किल सा फॉर्मूला नहीं है, बहुत आसान सा फॉर्मूला। ये नॉट वाला है, बस नॉट वाले को आपको ध्यान में रखना है, जिसको हम लिख सकते हैं P ऑफ E2 इंटू P ऑफ E नॉट कंडीशनल E2। नीचे हमारे पास जो टोटल प्रोबेबिलिटी आता है, यहाँ पे एक्चुअली में नेगेशन में जाएगा 1 माइनस P ऑफ E2, जो हमारे पास P ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी आपने निकाल रखी है पहले वो। E मतलब जो टोटल जर्मिनेट होने की प्रोबेबिलिटी है उसकी बात करें। वैल्यू जरा पुट कर दो फटाफट, 4/10। यहाँ पे हमारे पास कितना निकाल रखा था आपने, ये निगेशन की है ऑलरेडी आप निकाल चुके हैं, कितना हमारे पास 40 अपॉन में 100, ये आप ऑलरेडी निकाल चुके हैं। नीचे आपके पास 1 माइनस, और ये भी आप निकाल चुके हैं, कितना आपके पास 49/100। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा 16 अपॉन में 51। कौन सा ऑप्शन आपको मिला हमारे पास, डी। तो जब ओवरऑल आप यहाँ पे देखेंगे कोई भी क्वेश्चन को आप हैंडल करेंगे तो आपको ध्यान क्या रखना है कि क्वेश्चन की स्टेटमेंट क्या है, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है और कौन से पार्ट को कैसे हैंडल करना है। वो क्वेश्चंस को रीड करते करते आपको आइडिया लग जाएगा। ऐसा कुछ नहीं कि हार्ड एंड सॉफ्ट रूल कोई है कि बस मैंने आपको दे दिया और आपने बस सामने निकाल के रख लिया। ये मैं क्या कहीं बोर्ड के पेपर में आपको बताए, ऐसा कुछ नहीं है कि ये डायरेक्टली एक फॉर्मूला डाला और आंसर बाहर। पहले आपको क्वेश्चन को समझना पड़ेगा ध्यान से, फिर उसके बाद इसको आप सॉल्व कर पाएंगे। दूसरी चीज, केस स्टडी के स्टेटमेंट्स को आपको ध्यान से देखना है कि किस चीज को कितना हमें यूटिलाइज करना है क्वेश्चंस के अंदर में। दैट एग्जैक्टली डिपेंड ऑन व्हाट आर द कंडीशंस गिवन इन द क्वेश्चन। ठीक है, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि आप नहीं कर पाएंगे, बहुत आराम से आप कर सकते हैं। बस ध्यान से आपको गो थ्रू करना है। ये जो 17 और 18 क्वेश्चन के 4 मार्क्स के हमारे पास हैं वैल्यूज वेटेज, वो बहुत इजीली आप गेन कर सकते हैं। क्वेश्चन आपको ध्यान से करना है। जनरली जो हमारे पास केस स्टडी अभी तक जितने भी पेपर्स मैंने देखे हैं उसमें ऑब्जर्व किया है, वो या तो हमारे पास आ रहा है मैक्सिमम मिनिमम, दैट इज चैप्टर नंबर 6 एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, या फिर हमारे पास प्रोबेबिलिटी। दो ये टॉपिक्स ऐसे हैं, मोस्ट फेवरेट टॉपिक्स हैं जिसके ऊपर पूछा जा रहा है। तीसरा जो हमारे पास बहुत ही हॉट टॉपिक है इसके ऊपर में, वो हमारे पास है मैट्रिसेस। तीन ये पर्टिकुलर चैप्टर्स हैं जिसके ऊपर में इसके आने के चांसेस बहुत ज्यादा है। जल्दी ही मिलेंगे अगले केस स्टडी के साथ, तब तक आप प्रैक्टिस करते रहिए और कुछ हो तो कमेंट बॉक्स में जाके आप उसको पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।